दोस्तों, हम में से टाइटैनिक के बारे में हर किसी को पता है, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था और जो अपनी पहली ही जर्नी के दौरान एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के पास भी अपनी एक ऐसी ही दुखद कहानी है। एक ऐसा जहाज जो टाइटैनिक से 24 साल पहले अचानक एक तूफान में गायब हो गया था और आज तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। इस शिप का नाम था एसएस वैतरना, जो गुजरात में कच्छ के मांडवी से बॉम्बे यानी कि आज के मुंबई के रूट पर चलता था, जिसे लोग इसके ओरिजिनल नाम एसएस वैतरना की बजाय बिजली नाम से जानते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएस वैतरना की, जिसे भारत का टाइटैनिक भी कहा जाता है। एसएस वैतरना कोई साधारण जहाज नहीं था, यह एक स्टीम शिप थी जो 1885 में स्कॉटलैंड के ग्रेग माउथ डॉकयार्ड कंपनी ने बनाया था। एसएस वैतरना इस कंपनी के द्वारा बनाई गई पहली स्टीम शिप थी और इसे बनाने में तकरीबन 3 साल का समय लगा था। इसका नाम महाराष्ट्र की वैतरना रिवर के नाम पर रखा गया, जो नासिक और पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। एसएस का मतलब होता है स्क्रू स्टीमर, यानी यह एक ऐसा जहाज था जो स्टीम इंजन और प्रोपेलर से चलता था। इसकी खासियत थी इसके इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात हुआ करते थे, इसीलिए लोग इसे प्यार से बिजली बुलाते थे। यह जहाज बॉम्बे की ए.जे. सेफर्ड एंड कंपनी के पास था और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रजिस्टर्ड था। इसमें 3 फ्लोर्स थे, 25 केबिन, एक सिंगल फनल और 2 मास्ट थे। इसका इंजन ग्लासगो के डम्समुइर एंड जैक्सन ने बनाया था। यह टाइटैनिक जैसा कोई लग्जरी क्रूज शिप नहीं था, बल्कि एक ऐसा जहाज था जो आम लोगों और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। यह जहाज 170 फीट लंबा, 26 फीट चौड़ा और 9.5 फीट गहरा था। साल 1885 से यह जहाज मुंबई से मांडवी के रूट पर चलता था। जब 5 नवंबर 1888 को हादसे के 4 दिन पहले यह शिप मुंबई से मांडवी के लिए रवाना हुई, तो यह इसकी पहली ट्रिप थी। यह मांडवी से द्वारका, पोरबंदर और मंगरोल होते हुए मुंबई पहुंचती थी। उस वक्त मांडवी से मुंबई पहुंचने में 30 घंटे लगते थे और मांडवी से मुंबई की टिकट 8 रुपये हुआ करती थी। लेकिन इसकी कहानी तब शुरू होती है जब यह एक ऐसी जर्नी पर निकला जो इसकी आखिरी जर्नी बन गई। इस शिप के कैप्टन का नाम था कासम इब्राहिम आगबोटवाला, जिन्हें लोग हाजी कासम के नाम से जानते थे। हाजी कासम गुजरात के कच्छ से थे। उनका ऑफिस बॉम्बे की अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर था। वो एक एक्सपीरियंस कैप्टन और बिजनेसमैन थे। उनकी फैमिली सदियों से मैरीटाइम ट्रेड में एक्टिव थी और कहा जाता है कि दूसरी शिप के कैप्टन और पैसेंजर्स के बीच भी उनकी बहुत इज्जत थी और उन्हें एक भरोसेमंद कैप्टन माना जाता था। इन सब चीजों के चलते बिजली यानी कि एसएस वैतरना को भी अनसिंकेबल माना जाता था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा ही। 8 नवंबर 1888 को सुबह के करीब 11 बजे यह शिप मांडवी से मुंबई के लिए रवाना होती है। मांडवी से इस जहाज में 520 पैसेंजर चढ़े। इनमें ज्यादातर कच्छ और सौराष्ट्र के लोग थे और इनमें 13 वेडिंग पार्टीज यानी कि बारात है और कई स्टूडेंट्स भी थे जो बॉम्बे अपने मेट्रिकुलेशन एग्जाम देने जा रहे थे। मांडवी से निकलने के बाद यह जहाज करीबन 2:30 बजे द्वारका पोर्ट पर रुका, जहां से 183 और पैसेंजर इस जहाज में चढ़े। अब 703 पैसेंजर और 43 क्रू मेंबर यानी टोटल 746 लोग इस जहाज पर थे। हालांकि इस नंबर को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कई जगहों पर इसे 1200 से 1300 भी बताया गया है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर 746 बताया गया है। अब रूट के हिसाब से इस शिप को द्वारका से पोरबंदर जाना था और फिर वहां से मंगरोल होते हुए बॉम्बे। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही यह शिप द्वारका से निकलती है, मौसम खराब होने लगता है। अब रूट के हिसाब से तो शिप को पोरबंदर पोर्ट पर जाना था, जहां से कुछ और पैसेंजर को इस शिप में बैठना था। लेकिन जब यह शिप पोरबंदर के करीब पहुंची तो समंदर में एक बड़े तूफान की शुरुआत हो चुकी थी और इस तूफान के बारे में कैप्टन को कोई भी वार्निंग नहीं दी गई थी और ना ही पोर्ट पर कोई वार्निंग साइन लगे हुए थे। हालांकि कई जगह पर ऐसा लिखा गया है कि कप्तान को वार्निंग दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर किया था। लेकिन असल में उन्हें किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं मिली थी। इसीलिए एसएस वैतरना को पोरबंदर पोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर समंदर में रोका गया, क्योंकि समंदर में तूफान का इफेक्ट जमीन के हिसाब से कम था। शाम को तूफान पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं था कि शिप उससे होकर ना गुजर सके। बिजली यानी कि एसएस वैतरना शिप से पहले ही सावित्री और पंचुबा नाम की एक और स्टीमर तूफान से होकर गुजर चुकी थी। इसीलिए यह शिप भी 5-7 मिनट में वहां से निकल गई। इसी वजह से पोरबंदर से 100 लोग इस शिप में नहीं बैठ पाए और अल्टीमेटली उनकी जान बच गई थी। कप्तान हाजी कासम ने शिप को सीधे मुंबई ले जाने के इंस्ट्रक्शन दिए,
इसके बाद यह जहाज पोरबंदर और मांगरोल को स्किप करते हुए सीधा मुंबई की ओर बढ़ने लगता है। पोरबंदर से निकलने के बाद 9 नवंबर 1888 को रात के करीब 1 बजे जहाज को मांगरोल कोस्ट के पास देखा गया था। यह आखिरी बार था जब इस शिप को सही सलामत देखा गया था। और फिर रात के अंधेरे में एक भयानक तूफान ने इस जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। यह था साल 1888 का अरेबियन सी साइक्लोन, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था और एसएस वेतरना इस तूफान के सामने नहीं टिक पाया। असल में इस इलाके के जहाजों को तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह से नहीं बनाया गया था, क्योंकि वो आमतौर पर शांत मौसम में ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ट्रैवल करते थे। लेकिन उस दिन इस जहाज को एक ऐसे तूफान से लड़ना पड़ा जिसके लिए यह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पोरबंदर के पास एक छोटा सा कोस्टल टाउन है माधवपुर। आखिरी बार कुछ लोगों ने सुबह 4 से 5 बजे के करीब इस शिप को यहीं पर समंदर में डूबते हुए देखा था। यह जहाज एग्जैक्ट किस जगह पर डूबा ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस जहाज में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मांगरोल से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर समंदर में कहीं डूबी हो सकती है। अपने शेड्यूल के हिसाब से इस जहाज को 9 नवंबर 1888 को शाम के 5 बजे के करीब मुंबई पहुंचना था। लेकिन रात तक जब जहाज बॉम्बे नहीं पहुंचा तो इसे ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद कई स्टीमर्स को अलग अलग रूट्स पर भेजा गया, ताकि अगर जहाज और उनके पैसेंजर अभी भी सलामत हो तो उन्हें बचाया जा सके। लेकिन इस जहाज का न तो कोई सुराग मिला और ना ही कोई पैसेंजर। अब इससे एक बात साफ थी कि इस जहाज में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया था। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कुछ शिपिंग कंपनियों ने इस जहाज के मलबे को खोजने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह का कोई भी सुराग नहीं मिला। न तो जहाज का मलबा मिला, ना कोई पैसेंजर की बॉडी या कोई फ्लोटिंग सामान मिल सका। इस सर्च ऑपरेशन में टोटल 14,000 रुपए खर्च हुए, जो उस जमाने में काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक जहाज में 746 लोग थे, लेकिन गुजराती लोक साहित्य में कहा जाता है कि यह नंबर 1200 से 1300 तक हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में जहाजों में सैंक्शन कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर चढ़ाना एक आम बात होती थी। जब एसएस वेतरना गायब हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक कमेटी बनाई, जिसे मरीन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहा गया। इस कमेटी का काम यह पता लगाना था कि आखिर ये डिजास्टर कैसे हुआ, और इस दौरान जो खुलासे हुए वो वाकई चौंकाने वाले थे। पहली बात, इस जहाज में सेफ्टी मेजर का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया था। न तो सफिशिएंट लाइफ बोट्स थे और ना ही लाइफ जैकेट, यानी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो पैसेंजर के पास बचने का कोई भी जरिया नहीं था। दूसरी एक बात यह थी कि इस जहाज में और इस कंपनी के द्वारा बनाए गए बाकी जहाजों में जो एंड्रॉइड बैरोमीटर्स यूज हो रहे थे वो खराब क्वालिटी के थे। ये बैरोमीटर्स वेदर प्रैक्टिस के लिए होते थे, लेकिन इनके खराब होने की वजह से इस जहाज के क्रू को तूफान का सही अंदाजा नहीं लगा। दोस्तों, एसएस वेतरना का डिजास्टर इतना बड़ा था कि इसने गुजरात के कल्चर और लोक साहित्य में एक गहरी छाप छोड़ी है। लोग इस जहाज को हाजी कासमनी वीजड़ी कहते थे, क्योंकि इसका कैप्टन हाजी कासम इब्राहिम था। इस ट्रेजेडी के बाद कई सॉन्ग्स, पोएट्री और स्टोरीज बनी। इस ट्रेजेडी का जिक्र करते हुए एक फेमस गुजराती फोक सॉन्ग है। इसका मतलब है कि हाजी कासम की बिजली समंदर में गायब हो गई। यह सॉन्ग आज भी गुजरात के कई हिस्सों में गाया जाता है। इसके अलावा कई मिथ और लेजेंड्स भी है। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन हाजी कासम ने वार्निंग को इग्नोर किया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, बाद में की गई रिसर्च से यह बात गलत साबित हुई। फिर भी यह कहानियां लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। यह ट्रेजेडी इतनी बड़ी थी कि इसने मैरीटाइम सेफ्टी के रूल्स को पूरी तरह से बदल दिए। इसके बाद जहाजों में लाइफ बोट और लाइफ जैकेट के रूल्स सख्त किए गए और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि जब एसएस वेतरना का डिजास्टर इतना बड़ा था तो फिर दुनिया इसे क्यों भूल गई? क्यों आज हम में से ज्यादातर लोगों को इस डिजास्टर के बारे में नहीं पता? तो इसके पीछे कुछ खास वजह हैं। पहला कारण यह कि यह डिजास्टर साल 1888 में हुआ, जब भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और इस जहाज में ज्यादातर इंडियन पैसेंजर्स थे। और उस जमाने में ब्रिटिश मीडिया या वर्ल्ड मीडिया ने इंडियन ट्रेजेडीज को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जितना यूरोपियन या वेस्टर्न ट्रेजेडीज को दिया जाता था। 1912 में जब टाइटैनिक डूबा तो उसकी स्टोरी को न्यूज़पेपर, बुक्स और बाद में हॉलीवुड मूवीज ने आइकॉनिक बना दिया, लेकिन एसएस वेतरना के साथ ऐसा नहीं हुआ। दूसरी वजह यह कि इस हादसे का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला, ना जहाज का मलबा, ना डेड बॉडीज और ना ही कोई कंक्रीट प्रूफ मिला। और टाइटैनिक के हादसे में कई लोग ऐसे थे जो जिंदा बच गए थे,
जिन्होंने बाद में दुनिया के सामने इस डिजास्टर की बात रखी। लेकिन इस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था जो आगे चलकर इस ट्रेजेडी के बारे में लोगों के सामने बात कर सके। इसी वजह से ये एक मिस्ट्री बन गया और लोग धीरे धीरे इसे भूलने लगे। तीसरी वजह थी डॉक्यूमेंटेशन की कमी। टाइटैनिक के बारे में हमें हर डिटेल मिलती है, पैसेंजर के नाम, जहाज का डिजाइन और डिजास्टर का मिनट बाय मिनट अकाउंट। लेकिन एसएस वेतरना के बारे में सिर्फ लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं जो ज्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट या न्यूज़पेपर के आर्काइव्स में है। फिर भी गुजरात के लोगों ने इस ट्रेजेडी को अपने लोक साहित्य, सॉन्ग्स और स्टोरीज के जरिए जिंदा रखा है। एसएस वेतरना की कहानी सिर्फ एक शिप ब्रेक की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री में कई ऐसी ट्रेजेडीज है जो छुपी हुई है जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। ये ट्रेजेडी हमें बताती है कि सेफ्टी मेजर्स कितने जरूरी होते हैं और ये भी कि एक कॉलोनियल सिस्टम में इंडियन लाइव्स को कितना कम इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आज जब हम टाइटैनिक जैसी स्टोरीज को याद करते हैं तो क्यों ना हम अपने ही देश की इस भूली हुई ट्रेजेडी को भी याद करें। एसएस वेतरना के 700 से ज्यादा लोगों की जिंदगी एक तूफान में खत्म हो गई, लेकिन उनकी स्टोरीज, उनके ड्रीम्स और उनके फैमिलीज का दुख आज भी गुजरात के लोक साहित्य में जिंदा है। और बॉम्बे सेंट्रल में हाजी कासम चोल आज भी इस शिप के कैप्टन कासम इब्राहिम आगबोट वाला के नाम पर है। तो ये थी हाजी कासमनी वीजड़ी यानी कि एसएस वेतरना की कहानी। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और आगे भी आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ी सी धूल हटाकर देखते रहिए। नमस्ते।